हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं दामिनी और स्वागत करती हूं आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, कल तक मैं जो आपको टॉपिक करा चुकी हूं वो था हमारा बैंक से रिलेटेड जितने भी हमारे वर्क हैं, बैंक से रिलेटेड जितनी भी हमारी थ्योरी है उसको मैं आपको करा चुकी हूँ। नेक्स्ट अब हम बात जो करेंगे वो करेंगे हम रिजर्व बैंक, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, क्या इसके कार्य है, इसका उद्गम कैसे हुआ, इसको सेंट्रल बैंक की उपाधि कैसे दी गई। ठीक है, तो इस बात पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की करते हैं, भूमिका की करते हैं इसकी। तो देखो बच्चों, देखो, विश्व के समस्त देशों को अपनी अर्थव्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में केंद्रीय बैंकों की आवश्यकता होती है। यानी कि जितने भी देश हैं, ठीक है, चाहे आप अमेरिका ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, चीन ले लीजिए, या फिर हमारा देश भारत ले लीजिए, छोटे से छोटे देश, इनफैक्ट जो आपका घर है, आपके घर पर भी, ठीक है, अगर आपको अपने घर की जीवन शैली को चलाना है तो उस पर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन को देखना चाहिए। ठीक है, इसी तरह जो हमारे देश हैं जितने भी, है ना, जितने भी हमारे देश है, जैसे आप भारत की बात कर लीजिए, तो उसको सुचारू रूप से, उसकी अर्थव्यवस्था का सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एक बैंक, केंद्रीय बैंक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो भारत में ही केंद्रीय बैंक पहले था नहीं। ठीक है, तो इसका उद्गम किस तरीके से हुआ, कैसे कैसे हुआ, तो इसी के विषय में हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स ने दिया था। किसने दिया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, सर्वप्रथम याद रखना, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1913 में एक चैम्बरलेन आयोग था, उसके एक सदस्य थे नाथेलार्ड कीन्स। कौन थे? नाथेलार्ड कीन्स ने केंद्रीय बैंक की स्थापना को पुनः दोहराया, यानी कि इन्होंने दोबारा कहा कि भाई भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए। ठीक है, दोहराया, जिस पर फिर इनकी बात पर थोड़ा ध्यान दिया गया। तो इनकी बात को ध्यान में रखते हुए क्या करा, तीन प्रेसिडेंसी बैंक थे, उनको मिलाकर 1921 में, कब, यानी कि 7-8 साल लगे इनकी बात पर ध्यान देने में। फिर 1921 में इनके ये जागरूक हुए, है ना, एक तरह से बोला जाए ना कि इसके जो सदस्य थे उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया, और 1921 में इन्होंने 3 प्रेसिडेंसों को बैंक को मिलाकर एक बैंक बनाया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। क्या नाम था? यानी कि 3 बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। ठीक है, बट परंतु उन्हें नोट निर्गमन का अधिकार नहीं दिया गया। वाह, यानी कि सेंट्रल बैंक भी बना दिया, बट उनको क्या 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 नहीं दिया गया, उनको नोट निर्गमन का एक तरह से हक नहीं दिया गया। तो भाई वो काहे का सेंट्रल बैंक है? ठीक है, क्योंकि देखो, जो रिजर्व बैंक होता है ना, सॉरी, जो सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, उसका मेन मकसद क्या होता है? उसका होता है मेन काम, जो मुख्य उसका काम होता है, जो प्रमुख कार्य होता है, वो होता है उसका एक तरह से, जो उसका प्राइमरी वर्क होता है वो होता है उसका नोटों का निर्गमन करना। जब इस बैंक को, इंपीरियल बैंक को, नोटों का निर्गमन करने का अधिकार ही नहीं दिया, तो काहे का ये सेंट्रल बैंक है। ठीक है, ठीक, अब फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो ये आयोग थे, इनके लोगों, मतलब कि इनके कुछ सदस्यों ने मना कर दिया कि ये तो सेंट्रल बैंक नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन तो नोटों का निर्गमन ही है ना, जब वही नहीं ये कर पा रहा तो काहे का सेंट्रल बैंक। फिर आया है हिल्टन यंग कमीशन, फिर एक हिल्टन यंग कमीशन सन 1926 में पुनः एक केंद्रीय बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया, यानी कि फिर आई हिल्टन यंग कमीशन ने, यानी कि इसके 4 साल बाद एक केंद्रीय बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया। परंतु इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया, यानी कि इस संबंध में भी कोई कदम नहीं उठाया गया। फिर केंद्रीय बैंक जांच समिति ने सन 1921 में, 1921 से 1926 ही कीजिए, नहीं 31 होगा मे भी, है ना, 31 हो सकता, कि तत्काल स्थापना पर बल दिया। इस प्रकार 31 है, 31 है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक समिति बिठाई, केंद्रीय बैंक जांच समिति 1931 में। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके ऊपर जांच कराई, फिर देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का हाल देखा इन्होंने। ठीक है,
भारतीयों की कोई अपनी मुद्रा तो उस टाइम नहीं थी ना, क्योंकि बैंक इन्होंने मतलब थी मुद्रा, बट ऐसा नहीं है कि उनका कोई पर्सनल बैंक था, जो भी थी हमारी एक तरह से ब्रिटिश सरकार के हाथ में थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जांच समिति बैठी, उन्होंने 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया। कब? 1934 में। ठीक है, 1934 में। फिर क्या हुआ, 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्य आरंभ कर दिया, यानी कि 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई और ये अपना कार्य करने लगा। बट अभी भी इसको रिजर्व बैंक यानी अभी भी इसको सेंट्रल बैंक की उपाधि नहीं मिली थी। अभी भी हमारे देश का कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं है, यानी कि जब तक ब्रिटिश सरकार रहेगी यहाँ पर कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं होगा। समझते हैं कैसे? देखो भाई, फिर इन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। किस चीज में? इसको सेंट्रल बैंक की एक तरह से सेंट्रल बैंक में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारी आजादी कब हुई थी? 1947 में, यानी कि ओवरऑल जब देश आजाद हो गया तो उसी के बाद हमें एक तरह का हमारा सेंट्रल बैंक मिला, जिसका नाम है आरबीआई। ठीक है, ये है। अगर मैं आपको शॉर्टली बताऊं ना, देखो 1 मिनट, यदि मैं आपको शॉर्टली बताऊं तो सबसे पहले किसके मन में विचार आया था? ठीक है, सुझाव किसने दिया था? सबसे पहले जो विचार दिया था वो दिया था वारेन ने। किसने? वारेन ने, कि भाई इंडिया में भी एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। ठीक है, केंद्रीय बैंक होना चाहिए। फिर आगे चलिए आप, फिर 1913 में, कब? 1913 में एक आयोग था, किस नाम से? चैम्बरलेन आयोग था एक। ठीक है, इसके एक सदस्य थे। सदस्य कौन थे? नाते लॉर्ड कीन्स। ठीक है, एक सदस्य थे नातो लॉर्ड कीन्स। इसने क्या कहा, इसने भी सुझाव दिया, इसने भी फिलहाल सुझाव ही दिया था। सुझाव नहीं, एक तरह से बोल सकते हैं ना कि ये ना इस चीज के लिए इसने काफी डिबेट की थी। ठीक है, किस चीज के लिए? कि भारत में सेंट्रल बैंक होना चाहिए अपना ही। ठीक है, फिर इनका सुझाव सुना गया। ठीक है, फिर 1921, भाई इनके जो सुझाव को सुनने में जो समय लग गया ना, वो 8 साल लग गए लगभग। ठीक है, फिर 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। कितने? 3 बैंक थे, 2, 3। इन तीनों बैंक को मिलाकर एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक। ठीक है, यानी कि एक तरह से यदि मैं बात करूं ना, जो भारत का सर्वप्रथम बैंक था तो वो इंपीरियल बैंक था। ठीक है, एक इंपीरियल बैंक बनाया गया, यानी कि भारतीय लोगों को कह दिया, लो भाई तुमने जैसा कि बोला था तुम्हारा एक बैंक बनाया जाएगा, तो वो हमारा इंपीरियल बैंक बनाया गया था। एक तरह से कहते हैं ना कि टॉफी दे दी थी भारतीय वालों को। ठीक है, भारतीय लोगों को टॉफी दे दी थी। टॉफी क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसको नोट निर्गमन करने का अधिकार नहीं था। क्या अधिकार नहीं था? नोटों का निर्गमन करने का अधिकार नहीं था। तो काहे का आरबीआई, सॉरी काहे का सेंट्रल बैंक है ये, जब ये नोट ही निर्गमन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये है, इसलिए मैंने इसको बोला है कि एक तरह की टॉफी थी। ओवरऑल इंपीरियल 3 बैंकों को, 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे उस टाइम, उनको कलेक्ट करके एक बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। ठीक है, कब की बात बता रही हूँ? 1921 में। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर एक हिल्टन यंग कमीशन आई। क्या आया? हिल्टन यंग कमीशन, ये आई कब? 1926 में। कब की बात बता रही हूँ मैं तुम्हें? 1926 में, यानी के पूरे 4 साल बाद। ठीक है, 4 बैठेंगे ना, हाँ सॉरी 5 साल बाद। ठीक है, 5 साल बाद फिर आया हिल्टन यंग कमीशन। इन्होंने फिर कहा कि सेंट्रल बैंक नहीं है, ये तो सिंपल बैंक है।
तुम सेंट्रल बैंक की स्थापना करो भाई, केंद्रीय बैंक की स्थापना करो। भारत में हमने केंद्रीय बैंक की स्थापना की बात की है, ना कि सिंपल बैंक की। नोटों का निर्गमन का अधिकार दो इस बैंक को। फिर क्या हुआ, फिर इस पर एक जांच हुई, ठीक है, यानी कि इसने भी सुझाव ही दिया था। अभी तक सुझाव के ऊपर ही बात नहीं है, बस ये टॉफी जो दी थी इन्होंने, इससे अगर यदि मैं हटकर बात करूं, अभी भी सुझाव की बात चल रही है। फिर सुझाव दिया, फिर हुआ 1931, फिर एक केंद्रीय बैंक जांच आई, ठीक है, केंद्रीय, सॉरी भाई मात्राओं को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो, केंद्रीय जांच समिति आई एक, ठीक है। उसने क्या किया, उसने स्थापना की आरबीआई की। किसकी? आरबीआई की। यानी कि एक आरबीआई, एक तरह से यदि मैं बोल दूं ना, अभी आरबीआई की स्थापना नहीं हुई है, इसने क्या किया, इस पर बल दिया, यानी कि अभी आरबीआई पर बल दिया इसने, अभी स्थापना नहीं की अभी भी, ठीक है, अभी स्थापना नहीं हुई। फिर 1934, ठीक है, 1934 आया। फिर 1934 में इन्होंने क्या किया, हाँ 1934 में फिर क्या हुआ, एक आरबीआई अधिनियम लागू हुआ, अधिनियम लाया गया, अधिनियम लागू किया, ठीक है, इस तरीके से। फिर ओवरऑल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935, यानी कि 1 साल बाद आप बोल सकते हैं, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। सॉरी, तो यानी कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। बट अभी केवल आरबीआई की स्थापना हुई है, ठीक है, अभी केवल स्थापना हुई है, अभी इसको सेंट्रल बैंक का दर्जा नहीं दिया गया है। सेंट्रल बैंक का दर्जा कब दिया गया था भाई, इसको केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया गया था, यानी कि इसको केंद्रीय बैंक में कन्वर्ट किया गया था 1 जनवरी 1949, ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये था हमारा जो हमारी आरबीआई है उसकी पूरी हिस्ट्री। कैसे, मैं एक बार फिर समझाती हूँ। देखो भाई, एक व्यक्ति हुए थे वारेन, ठीक है, इनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, हेस्टिंग्स इनका नाम था। इन्होंने कहा कि भाई जो इंडिया वाले हैं उनका भी एक अपना बैंक होना चाहिए, ठीक है, ओवरऑल इन्होंने ये कहा, तो सेंट्रल बैंक होना चाहिए। फिर 1913 में ऐसी बातें चलती रही। 1913 में फिर एक चैम्बरलेन आयोग था, ठीक है, चैम्बरलेन आयोग के एक सदस्य थे जिनका नाम था नाथे लॉर्ड कीन्स, ठीक है, क्या नाम था, नाथे लॉर्ड कीन्स। इन्होंने फिर सुझाव दिया, इन्होंने कहा कि हाँ भाई एक बैंक होना चाहिए। तो इनके सुझाव पर काफी टाइम तक बहस चली, ओवरऑल 8 साल, ठीक है, ये 7 साल बाद है ना, 7 साल बाद कह सकते हैं, 8वें साल क्या किया, 8वें साल इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे उस टाइम, मतलब के उन 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक, और भारतीय जनता को बोल दिया कि भाई ये तुम्हारा सेंट्रल बैंक है, बट इसे नोट निर्गमन करने का अधिकार नहीं था। तो फिर काहे का सेंट्रल बैंक, ठीक है, इसीलिए 1926 में एक व्यक्ति आए, सॉरी एक कमीशन आया, हिल्टन यंग कमीशन के तहत उसने बोला कि भाई ये सेंट्रल बैंक नहीं है, ये तो सिंपल बैंक है, आप सेंट्रल बैंक दो भारत को। फिर इन्होंने भी इस चीज का सुझाव ही दिया। फिर आता है 1931 में केंद्रीय बैंक जांच समिति आई। क्या आई? केंद्रीय बैंक जांच समिति आई किसकी? फिर इन्होंने कहा, इन्होंने जांच पड़ताल की, फिर इन्होंने कहा कि भाई आरबीआई को यहाँ पे लाया जाए, ठीक है, सॉरी सेंट्रल बैंक को लाया जाए। फिर 1934 में एक वो आया, मतलब एक तरह से ना भारतीय रिजर्व बैंक है ना, यानी कि आरबीआई
अधिनियम लागू किया गया। कब? 1934 में। फिर इसके तहत एक बैंक का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया आरबीआई। इसी के ऊपर रख दिया उन्होंने। 1 अप्रैल 1935 में, यानी कि कब हुआ था आरबीआई का निर्माण? एक स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है। फिर अभी सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का निर्माण किया गया है, अभी इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। फिर क्या हुआ? 1 जनवरी 1949, ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद, है ना, स्वतंत्रता, हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद फिर क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? 1949 में इसको केंद्रीय बैंक का दर्जा दे दिया। ठीक है, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1 अप्रैल 1949 में। याद रखना, स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में, बट राष्ट्रीयकरण किया गया था इसका, तो वो कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, ये है इसका मतलब ये है इसकी हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य क्या है। तो भाई क्या उद्देश्य है? देखो, सबसे पहला जो उद्देश्य है, रुपयों के बाह्य एवं आंतरिक मूल्य में स्थिरता लाना। ठीक है, यानी कि रुपये का जो मूल्य होता है, आंतरिक मूल्य, जैसे यदि मैं आंतरिक मूल्य अच्छा किसको बोलते हैं? अच्छा, पत्र मुद्रा की मूल्य ज्यादा है, आंतरिक मूल्य की बात कर रही हूँ। आंतरिक मूल्य होता है किसी का, उसका जो इंटरनल पार्ट्स होता है उसका। जैसे 5 रुपये है, ठीक है, 5 रुपये का जो नोट है, उसका कागज होता है, वो तो सिंपल कागज होता है। लेकिन यदि मैं सिक्के की बात करूं तो सिक्के का जो आंतरिक मूल्य है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें धातु लगी रहती है, और कागज का अकॉर्डिंग टू गिलेट्स कम होती है उसकी वैल्यू। मतलब ओवरऑल इसकी आंतरिक और बाह्य मूल्य की स्थिरता को लाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साख एवं मुद्रा नीतियों में समन्वय स्थापित करना। भाई जो साख होती है हमारी, है ना, जो जितने भी हमारे साख पत्र होते हैं, उधारी जिसको हम बोलते हैं, एवं मुद्रा नीति, जो भी हमारी मौद्रिक नीतियां होती है, उनमें एक तरह से समानता, इक्वालिटी लाना। समन्वय बोलते हैं एक तरह से समानता लाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्यापारिक अधिकोषों के नगद कोषों का केंद्रीकरण करना, यानी कि सेंट्रलाइजेशन करना। किस चीज का? जितने भी हमारे व्यापारिक अधिकोष होते हैं, ठीक है, जो उसके फंड्स होते हैं, जो उसके अधिकोष होते हैं, के नगद कोषों का, जो भी उसका एक तरह से कैशियर रिजर्व होता है, कैशियर फंड होता है, उनका केंद्रीकरण करना, उनका एक तरह से कलेक्ट करना, उनको कलेक्ट नहीं, इकट्ठा करना। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा व्यापारिक बैंकों को समुचित विकास, यानी कि देखो भाई, व्यापारिक बैंक, जो भी जितने व्यापारिक बैंक होते हैं जिसमें चालू खातों को खोला जाता है मोस्टली, उनका एक तरह से विकास करना, डेवलप करना, ताकि हमारा औद्योगिक विकास बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट होता है कृषि शाख की व्यवस्था। देखो, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, यहाँ पर कृषि की व्यवस्था को सुचारू रूप से रखना, ठीक है, कृषकों को कोई भी परेशानी ना हो, इस तरह की व्यवस्था रखना यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो भारतीय देश है ना, ठीक है, उस पर वहां पर ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो उनकी एक तरह से उनको साख प्रदान करना, यानी कि उनको उधार देना, उनको लोन देना। ठीक है, ये भी इसका एक कार्य है, ये भी इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा मुद्रा बाजार का संगठन व विकास, यानी कि जितने भी हमारी मौद्रिक मार्केटिंग है, यानी कि मुद्रा का जितना भी बाजार है, जैसे कि हम बाहर से, जैसे कि एक्सचेंज जो होता है, ठीक है, एक्सचेंज जो मार्केट होती है, वहां पे एक संगठन का विकास करना, मुद्रा बाजार का एक तरह से विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विदेशों में मौद्रिक संबंध बनाए रखना। ठीक है, यानी कि जो अन्य देश है, ठीक है, उनसे मौद्रिक संपत्ति, फाइनेंशियली यदि मैं बात करूं, उनसे फाइनेंशियली रिलेशनशिप को एक तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, इस तरीके से फिर है हमारा सहकारी बैंकों की स्थापना एवं विकास। सहकारी बैंक ज्यादा जो होते हैं यूज, वो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। सहकारी बैंक का मेन उद्देश्य क्या होता है? सहायता है, यानी कि सहायता करनी कृषकों की,
मोस्टली कृषकों के लिए होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए ही ज्यादा यूजेबल होता है। अब तो काफी काम हो गए सहकारी बैंकों के भी, है ना, आम जनता को भी धन देने लगे, बट मोस्टली इनका क्या है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होते हैं और इनकी स्थापना करना, इनका विकास करना, ताकि जो कृषक होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो किसान होते हैं, उनको किसी भी चीज की परेशानी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्थिक संबंधों का एक तरह से संकलन, आंकड़े जिसको बोलते हैं, सम्मक बोलते हैं आंकड़ों को, डाटा को, यानी कि जितने भी फाइनेंशियली सम्मक होते हैं, जैसे कि हमारे देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो किस तरीके से है, किस क्षेत्र में कितनी प्रगति की है हमारे देश ने, है ना, किस देश में कितना डेवलपमेंट किया है, किस क्षेत्र में हाँ कितना डेवलपमेंट किया है, ये जो फाइनेंशियल जितने भी न्यूमेरिकल्स जो एक तरह से डाटा होता है उनको प्रोवाइड कराता है, उनको प्रकाशन कराता है, प्रकाशन मतलब होता है उनको प्रस्तुत कराता है, एक तरह से प्रिंटिंग कराता है, बताता है लोगों को कि भाई हमारा जो देश है वो विकासशील देश है, उसमें यहाँ पे इसने इतना डेवलप कर लिया, यहाँ पर इतना डेवलप कर लिया, ओवरऑल ये बताता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है अब स्वामित्व एवं पूंजी। एक मिनट देखो भाई, जो बैंक्स होते हैं स्वामित्व एवं पूंजी, प्रारंभ में बैंक एक हिस्सेदारी की बैंक थी, यानी कि जो बैंक था इसकी स्वामित्व और पूंजी कितनी थी भाई, प्रारंभ में यह बैंक किसकी, आरबीआई, एक हिस्सेदारी की बैंक थी। ठीक है, इसकी अधिकृत पूंजी 5 करोड़ थी, कितनी थी भाई, अधिकृत पूंजी जो थी इसकी वो कितनी थी, 5 करोड़ थी, और 100 रुपए के 5 लाख अंशों शेयर्स में विभाजित थी, जो सबसे पहले की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे जो रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण, है ना, भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात 1 जनवरी 1949 को इस बैंक को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, सरकार ने इस बैंक के समस्त अंशों को स्वयं 18.62 प्रति अंश के हिसाब से, यानी कि पर शेयर के हिसाब से खरीद लिया। किसने भाई, भारतीय सरकार ने। अब यह बैंक पूर्णतः एक सरकारी बैंक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी कि इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें भारतीय सरकार ने इसे 18.62 प्रति अंश के हिसाब से खरीद लिया, और अब ये फाइनली क्या हो गया, एक सरकारी बैंक हो गया, जिसके पश्चात इसको केंद्रीय बैंक भी कहा जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कब हुआ था, मोस्टली इस पर ध्यान रखो, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1 जनवरी। इसकी सबसे पहली जो अधिकृत पूंजी थी वो थी इसकी 5 करोड़। ठीक है, और 100 अंश के 5 लाख अंशों में इसको विभाजित किया गया था। ठीक है, अलॉट्स किया गया था। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व बैंक का प्रबंध, यानी कि जो रिजर्व बैंक है उसका मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द आरबीआई। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबंध एवं अब सदस्यों का एक केंद्रीय संचालन मंडल करता है। देखो भाई, भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रबंध अब सदस्यों का एक केंद्रीय संचालन मंडल किसे बोलते हैं, यानी कि इसका एक ग्रुप है। ठीक है, किसके, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबंध कौन करता है, सदस्यों का एक संचालन मंडल करता है, जिसकी नियुक्त भारत सरकार के द्वारा 4 वर्षों के लिए की जाती है। इसकी सदस्यता निम्नलिखित होती है। देखो, सबसे पहले इसमें क्या चुना जाता है, गवर्नर, ठीक है, उप गवर्नर, फिर केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत संचालक। ठीक है, नेक्स्ट इसका स्थानीय बोर्ड द्वारा चुने गए संचालक, वो होते हैं 4। देखो भाई, सबसे पहले एक होता है गवर्नर, फिर 4 होते हैं वाइस गवर्नर यानी कि उप गवर्नर, फिर 10 होते हैं केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत संचालक, ठीक है, जो इसको ऑपरेट करते हैं एक तरह से, फिर एक होता है स्थानीय बोर्ड द्वारा चुने गए संचालक, ये भी 4 होते हैं। ठीक है, फिर होता है भारतीय सरकार द्वारा मनोनीत सरकार अधिकारी एवं योग, जो होते हैं 20 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं, 20 सदस्य। ठीक है, ये इसको संचालित करते हैं, पूरे इसको मिलाकर मंडल बोल देते हैं। अब जो नेक्स्ट, तो ये इनके सदस्य होते हैं। जैसे यदि मैं वर्तमान की बात करूं, तो वर्तमान में जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है, जो कि एक आईएएस भी रहे।
रह चुके। तो ये है, ठीक है। और यदि मैं सबसे पहले गवर्नर की बात करूं तो वे थे ओस्वेन स्मिथ। कौन थे? ओस्वेन स्मिथ, ठीक है। लेकिन ओस्वेन स्मिथ थे जो ब्रिटिश थे। तो यदि मैं बात करूं ना, जो हमारे भारतीय जो गवर्नर रहे हैं सबसे पहले आरबीआई के, तो वो रहे हैं सर चिंतामन। क्या कौन रहे हैं? सर चिंतामन रहे हैं, ठीक है। चिंतामन रहे हैं, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख शायद उनका कंप्लीटली नाम था, ठीक है। सर चिंतामन। और ये कब से रहे हैं? ये 1900 में भी 1943 से 1949 तक रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ? और अब कौन है भाई? अब है मिस्टर संजय मल्होत्रा, ठीक है, जो कि हाँ संजय मल्होत्रा है। सबसे पहले कौन बना था? सबसे पहले बना था ओस्वेन स्मिथ, उनका नाम है, ठीक है। फिर यदि मैं भारतीय की बात करूं तो सबसे पहले जो भारतीय बने थे वो बने थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। इनका जो शॉर्टली नाम लिया गया है वो लिया गया है इनका सीडी देशमुख। सीडी देशमुख इनके गवर्नर बने थे सबसे पहले भारतीय, यदि मैं बात करूं, ठीक है। और अब करंटली है वो संजय मल्होत्रा। काफी बने इस बीच, जैसे शशिकांत जी भी शायद बने, शशिकांत जी भी बने हैं, मतलब काफी लोग इनके बीच में बने हैं। मैं फिलहाल जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। फिलहाल जो है आरबीआई के गवर्नर वो है संजय मल्होत्रा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक के कार्यालय प्रमुख विभाग। रिजर्व बैंक के कार्यालय एवं प्रमुख विभाग। भाई रिजर्व बैंक के जो विभाग है वो कौन कौन से हैं? इस समय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है। याद रखना, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि रिजर्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में। कौन सा? आपकी मुंबई। याद रखना, अपने मुंबई में है, ठीक है। जो रिजर्व बैंक है उसका जो कार्यालय है, उसका जो ऑफिस है, उसका जो हेडक्वार्टर है, उसका जो उप कार्यालय है वो कहाँ पर है भाई? वो है हमारा मुंबई में। यानी कि ओवरऑल इसके जो कार्य को देखा जाता है वो मुंबई में देखा जाता है, ठीक है। फिर इसके क्षेत्रीय कार्यालय देश के 31 नगरों में स्थित है। यानी कि जो इसका यदि मैं एरिया वाइज यदि मैं इसके हेडक्वार्टर्स की बात करूं, ठीक है, तो वो कितने नगरों में है? वो 31 नगरों में है। भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ प्रमुख विभाग निम्नलिखित है। सबसे पहला जो विभाग आता है वो आता है इनका निर्गमन विभाग, ठीक है। इस विभाग का मुख्य कार्य क्या है? नोटों का निर्गमन। यानी कि ये इनका ना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसका ये विभाग है, ठीक है। तो इसका क्या काम है? देखो इससे ना नाम से ही पता चल रहा है कि क्या काम है इसका। इसका काम है नोटों को निर्गमन करना, नोटों को एक तरह से निर्गमित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। अभी मुझे इसका इंग्लिश मीनिंग ना याद नहीं आ रहा है तो इसका इंग्लिश मीनिंग, एक मिनट, इशू बोलते हैं, इशू है ना, यानी कि नोटों का निर्गमन करना, इशू करना एक तरह से, ठीक है। इशू ऑफ करेंसीज को आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना ना वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना तो ना हिंदी में इसको वितरण बोला जाता है यदि मैं व्यापारिक लैंग्वेज में बात करूं, ठीक है। तो भाई नोटों का जी है करेंसी को इशू करते हैं, नोटों का निर्गमन करते हैं। कौन सा विभाग करता है? ये करता है हमारा निर्गमन विभाग, ठीक है। यह विभाग नासिक प्रेस में छापे गए नोटों का सरकारी खजानों में वितरण करता है, ठीक है। कहाँ पे? नासिक प्रेस में छापे गए नोटों का सरकारी खजाने में वितरण करता है और उनका हिसाब किताब रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग विभाग। इस विभाग के दो मुख्य कार्य है। देखो भाई, एक है हमारा देखो पहले सबसे पहले बात सुनो कि कितने विभाग हैं। पहला है हमारा निर्गमन विभाग, फिर है हमारा बैंकिंग विभाग, फिर है हमारा बैंकिंग क्रियाओं का विभाग, फिर है हमारा कृषि का विभाग, फिर है बैंकिंग विकास का विभाग, फिर है विनिमय नियंत्रण विभाग, फिर है हमारा औद्योगिक वित्त विभाग, फिर है हमारा गैर कंपनीज विभाग और फिर है कानूनी विभाग, ठीक है। और है एक शोध एवं अंक विभाग, ठीक है। ये हमारे जो मुख्य विभाग है इनकी मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम नोटों का निर्गमन, जो कि मैं आप सबको बता चुकी हूँ। ये विभाग क्या करता है? नोटों का निर्गमन करता है ऑब्वियसली। और कहाँ पर छपते हैं ये? प्रेस कहाँ पर होते हैं? नासिक प्रेस में। तो और ये क्या करता है? उसको सरकारी खजानों में कलेक्ट करता है और फिर उनका हिसाब किताब रखता है। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग विभाग।
देखो भाई, बैंकिंग विभाग के दो प्रमुख कार्य हैं। एक तो है हमारा सरकारी लेन देन व लोक ऋणों की व्यवस्था करना। सॉरी भाई, क्या करता है? सरकारी लेन देनों व लोक ऋणों की व्यवस्था करना तथा सरकारी धन का हस्तांतरण करना, यानी कि सरकार से रिलेटेड जितने भी लेन देन होते हैं और जो लोगों के ऋण होते हैं, ठीक है, जनता का जो ऋण होता है, सॉरी हाँ, जनता को जो ऋण होता है उनकी व्यवस्था करना तथा सरकारी धन का हस्तांतरण करना, यानी कि एक तरह से जितने भी हमारे सरकार जितना भी धन है, ठीक है, जो चाहे वो किसी भी तरीके से कलेक्ट किया हुआ, जैसे टैक्स के थ्रू, उनका हस्तांतरण करना, उस पैसों को कहाँ पर लगाना, इस तरीके से ओवरऑल बजट के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा अनुसूचित बैंकों के नगद कोषों को अपने पास रखना तथा उन्हें आर्थिक सहायता देना व समाशोधन ग्रह का एक तरह से कार्य करना। देखो भाई, अनुसूचित बैंक एक तरह से किस तरह के बैंक होते हैं? जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी सूची में एक तरह से वर्णित है, ठीक है, और इनसे इसी के है एक तरह से ना, इसी की हेल्प से ही बैंक कार्य करते हैं। इसी के ये ओवरऑल ही बैंक अनुसूचित बैंकों के कोषों को अपने पास रखता है, उनसे उनका जितना भी कोष है उसको पास रखता है और उसको धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करता है उनमें उनकी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर होता है उनको एक तरह से आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है, क्योंकि ना एक तरह से नहीं, प्राथमिक बैंक का कार्य करता है, ठीक है। फिर है इसका, ये इसके समाशोधन का ग्रह का भी कार्य करता है, ठीक है, यानी कि एक तरह से उनका समाशोधन का भी कार्य करता है कि क्या तुम्हारे लिए सही है ना, एक तरह से उनके कार्यों को सही तरीके से निगरानी में रखकर बिचौलिया जिसको हम बोलते हैं, बिचौलिए का तरह से का काम करता है। फिर नेक्स्ट हमारा बैंकिंग क्रियाओं का विभाग। यह विभाग निरीक्षण, संचालन तथा निस्तारण विभागों में बटा हुआ है। निरीक्षण विभाग समय समय पर अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करता है। निरीक्षण मतलब होता है, निरीक्षण पता है किससे बोलते हैं? जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप अपने ऊपर लेके चलो, आप एग्जाम दे रहे हो और बीच बीच में जैसे कोई प्रिंसिपल आ गया है ना, वो एक तरह से ना आपको देखने आते हैं कि आप कोई चीटिंग तो नहीं ले रहे हो, आप शोर तो नहीं मचा रहे हो, आप कोई फोन तो नहीं ले रहे हो, तो वो ना निरीक्षण करता है, बार बार देख रेख करता है, देख रेख नहीं बोल सकते, टेस्ट करता है, जांच करता है, एक तरह से ना, आप यदि मैं सिंपली लैंग्वेज में बोलूँ ना, वो एक तरह से जांच करता है, इन्विजिलाई करता है आप लोगों को कि आप कुछ असामाजिक गतिविधियां तो नहीं कर रहे हैं ना, अनैतिक गतिविधियां तो नहीं कर रहे हैं। बीच बीच में जो आपके प्रिंसिपल बार बार चक्कर लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं निरीक्षण। तो ये आरबीआई वाले क्या करते हैं, जितने भी इनके अंडर जो बैंक वर्क करते हैं ना, उस पर ये निरीक्षण का कार्य करते हैं, उनको देखते हैं कि ये बैंक अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और यानी कि इनके पास कितना कोष है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये आम जनता से किस तरह का व्यवहार रख रहे हैं, या फिर ये आम जनता को लोन देने में कितनी दर, मतलब ओवरऑल सारा वर्क देखते हैं ये उसका, है ना, निरीक्षण करते रहते हैं बार बार, जितने भी बैंकिंग सेक्टर होते हैं हमारे, ठीक है। फिर होता है ये, और क्या करते हैं ये, संचालन विभाग रिजर्व संबंधी समस्त कार्यों को करता है। संचालन विभाग क्या करता है भाई, ये जितने भी रिजर्व होते हैं, जितने भी संचय संबंधी वर्क होते हैं, उनको देखता है, ठीक है, एक तरह से जितने भी अनुसूचित बैंक होते हैं उनके कितने रिजर्व है, कितने उनके फंड्स है, उसको देखता है ये, ठीक है, ये कंटिन्यू देखता है, ये नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ कभी कभी निरीक्षण नहीं करेगा, हमेशा मतलब कि मोस्टली देखता है, निस्तारण उनका करता है, कोई हेल्प चाहिए हो तो उसका निवारण करता है। नेक्स्ट है हमारा कृषि शाख का विभाग। भाई कृषि शाख का विभाग, देखो कृषि क्या है, देखो इंसान की ना नीड्स होती है, ठीक है, इंसान की जो सबसे पहले सबसे बेसिक नीड होती है वो होती है रोटी कपड़ा मकान, और यदि मैं इसमें भी मोस्टली नीड की बात करूँ ना, जो बिल्कुल ही मतलब कि वो है हमारी रोटी, अन्न, खाना, जिसको भोजन जिसको हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो, यदि जब आप खाना ही नहीं खाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है, तो सबसे जो बेसिक जो नीड है हमारी, वो हमारी रोटी कपड़ा मकान है, ठीक है, और जो उसमें भी यदि मैं नीड की बात करूँ, खाना है, और खाना कहाँ से आता है? कृषि से, ठीक है, और भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि यहाँ पर कृषि बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए क्या करता है ये, किसानों को बहुत सी सुविधाएं देता है, किसानों को
अब तो ना क्या होने लगा, किसानों के लिए ना बहुत ज्यादा वर्क करने लगी सरकार भी। उनको जैसे उनकी एक तरह से ना खाद खाद्य सुरक्षा संरक्षण अधिनियम वगैरह ये भी आया था। फिर उनको उनको लोन प्रोवाइड कराना, ठीक है, इसीलिए इन्होंने जगह जगह सहकारी बैंक खुलवाए हैं, है ना। इस तरीके से तो क्या हुआ, कृषि शाख विभाग यह रिजर्व बैंक की कृषि शाख संबंधी नीति का निर्माण करता है, ठीक है। यह आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार, राज्य सरकार तथा राज्य सहकारी बैंकों को कृषि शाख संबंधी सुविधाएं भी प्रदान करता है, ठीक है। यह कृषि शाख के संबंध में अपनी रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। ये हो गई, यानी कि अपनी रिपोर्ट भी प्रसारित करते हैं किससे रिलेटेड, जितनी भी शाख सुविधाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है बैंकिंग विकास विभाग। इस विभाग का मुख्य कार्य ग्रामीण बैंकिंग अनुसंधान समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करना, यानी कि ग्रामीण से रिलेटेड जो भी ग्रामीण बैंक से होते हैं उनके अनुसंधान जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड कार्य में यदि कोई बदलाव करना हो, उनकी सिफारिशों को ये मानता है, उनकी सिफारिशों को एक तरह से संचालित करता है, ऑपरेट करता है, गाइड करता है, या फिर उनकी सिफारिशों को ये सरकार के सामने, बैंक के सामने, आरबीआई के सामने लाता है, ठीक है। फिर है हमारा विनिमय नियंत्रण बैंक। इस विभाग की स्थापना अक्टूबर 1939 में हुई थी। कब हुई थी याद रखना, अक्टूबर में हुई थी और 1939 में हुई थी, 1939 में हुई थी। सन 1947 में भारत सरकार द्वारा विदेशी विनिमय नियंत्रण पास किया गया। कब किया गया था भाई, 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ था। उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम भारत सरकार द्वारा विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम पास किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार यह विभाग भारत में समस्त विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय कर सकता है, यानी कि इस एक तरह से ना हमें 1947 में इस चीज की भी आजादी मिल गई थी कि हम जो है भारत में समस्त विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यानी कि एक तरह से बाहर के वस्तु होती है ना, बाहर की समस्त वस्तु होती है, उनका भी एक तरह से बिजनेस होने लगा है यहाँ पे, यदि मैं बात करूं आजादी के बाद की, ठीक है। यह मुद्राओं का भी अदली बदली होने लगी थी। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक वित्त विभाग, ठीक है। यह विभाग सितंबर सन 1957, कब, सितंबर में, सितंबर अक्टूबर, हाँ, इससे पहले की बात करो, ठीक है। कहाँ गया, हाँ भाई, सितंबर की 1957 में स्थापित किया गया। कब किया गया था औद्योगिक बैंक, 1957 में, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे छोटे तथा मध्यम वर्ग के जो उद्योग होते हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह विभाग राज्य वित्त नियमों की सहायता भी देने के, इसका किस लिए इसका जो है उद्गम हुआ, क्योंकि ये छोटे छोटे जितने भी उद्योग होते हैं, जो घरेलू उद्योग होते हैं, हमारे लघु उद्योग होते हैं, उनको एक तरह से लोन प्रोवाइड कराना, ठीक है। छोटे छोटे जो बिजनेस किए जाते हैं, खुद से जो किए जाते हैं, एक तरह से हस्तकार, ठीक है, उनके लिए लोन प्रोवाइड कराना, उनको स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए, जो पूंजी चाहिए, उसके लिए व्यवस्था कराना, इसलिए इसका क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी। फिर होता है हमारा नेक्स्ट गैर बैंकिंग व्यवस्था, सॉरी, गैर बैंकिंग कंपनीज विभाग। यह विभाग सॉरी भाई, यह विभाग कलकत्ता, परिवर्तन नाम है कोलकाता, ठीक है, यानी कि पहले जो बैंक हमारे हमारे कोलकाता का नाम था वो कलकत्ता था। इन में सन 1966 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था, 1966 में, कहाँ पर, और कोलकाता में, ठीक है। यह विभाग गैर बैंकिंग कंपनियों तथा वित्तीय संस्थाओं की देखरेख करता है। जैसे कि आपके जो महाजन होते हैं ना, महाजन जो होते हैं आपके गैर बैंकिंग होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ जो लोन्स प्रोवाइड कराते हैं, खुद से जो लोन प्रोवाइड कराते हैं, इनकी क्या होती है, इनकी सीमा क्या होती है, ये ना बहुत ज्यादा लोन, मतलब कि बहुत ज्यादा दर दर रिसीव करते हैं, यानी कि ओवरऑल ब्याज बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगाते हैं। तो
इनको एक तरह से या तो समाप्त करने के लिए या फिर इनकी कार्यविधि पर कंट्रोल करने के लिए इनको इस बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कानून विभाग। इस विभाग का कार्य रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों को कानूनी परामर्श देना तथा साथ ही विभाग उन आदेशों एवं विज्ञप्तियों किसे कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट को भी तैयार करता है जो समय समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। यानी कि ये ना एक तरह से जितनी भी विभाग हैं इसके आरबीआई के, उनको कानूनी परामर्श देना कि कानूनी तौर पर ये क्या सही है क्या गलत है, इस तरीके से, और उनकी विज्ञप्तियों को तैयार करना, ये भी इसका कार्य करते थे। फिर है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जो है हमारा शोध एवं अंक विभाग, ठीक है, यानी कि सर्च एंड नंबर्स, यानी कि यह विभाग मुद्रा, साख, वित्त तथा उत्पादन आदि से संबंधित समस्याओं के बारे में शोध का कार्य करता है, यानी कि इन सब पर रिसर्च करता है, शोध करता है। अब यह विभाग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों संबंधी आंकड़े एकत्रित करने लगा है, यानी कि यह ना आंकड़ों को भी कलेक्ट करने लगा, यानी कि जो जितने भी आंकड़े होते हैं ना किसी से भी रिलेटेड, आर्थिक स्थिति से रिलेटेड कह दो, उसको कलेक्ट करता है, ठीक है, और उसको प्रकाशित भी करता है। 1 जनवरी 1995 में, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2 नए विभाग, एक है मानव संसाधन विकास तथा एक है सूचना तकनीकी विभाग भी स्थापित किए गए, ठीक है, कब भाई 1 जनवरी 1995 में। फिर तो ये क्या, ये जो थे हमारे बैंक के एक तरह से विभाग थे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं इंपीरियल बैंक को केंद्रीय बैंक क्यों नहीं बनाया गया, ठीक है। यानी कि देखो मैंने आपको बताया था ना 1926 में जो हमारा इंपीरियल बैंक मैंने आपको बताया था, तो ऐसा क्यों नहीं किया सरकार ने कि उसी को कन्वर्ट करके आरबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि सेंट्रल बैंक बनाया गया। मतलब ऐसा क्यों नहीं किया कि भाई पहले से ही तो था इंपीरियल बैंक, चाहती तो सरकार आरबीआई ना लाती, उसको ही सेंट्रल बैंक का दर्जा दे देती, तो ऐसा क्यों नहीं किया, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। देखो भाई अब यहाँ तक प्रश्न उत्पन्न होता है कि इंपीरियल बैंक को केंद्रीय बैंक में क्यों परिवर्तित नहीं किया गया। कुछ लोग इस मत के पक्षपाती थे, यानी कि कुछ लोग तो उसकी साइड थे कि इंपीरियल बैंक को ही केंद्रीय बैंक में परिवर्तित कर दिया जाए। उनका कहना था कि इंपीरियल बैंक तो केंद्रीय बैंक संबंधी अनेक कार्य संपन्न करता है, अतः उसे बिना किसी कठिनाई के केंद्रीय बैंक में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि उसको पहले से ही पता था ना, पहले से उसके पास बहुत सारे वर्क थे जो कि हमारे सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, बट उस ऐसा नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ उसे नोटों का निर्गमन का अधिकार था, बाकी तो सभी थे ना, बट ऐसा, परंतु भारत सरकार इस विचार से सहमत नहीं थी, ठीक है। उन्हें देश में एक नए केंद्रीय बैंक की स्थापना को ही उचित समझा। इसके 2 कारण थे। प्रथम, यदि इंपीरियल बैंक एक व्यापारिक बैंक था तो अन्य व्यापारिक बैंकों से प्रतियोगिता किया करता, ठीक है। सबसे पहले जो कारण था ना, देखो वो ये कारण था, इंपीरियल बैंक जो था ना वो 3 बैंकों को मिक्स करके बनाया गया था, एक तरह से उनका एकत्रीकरण करके बनाया गया था, ठीक है, जो कि पहले से ही व्यापारिक बैंक थे। तो व्यापारिक बैंक होने के नाते वो क्या करता, कहीं ना कहीं वो जो और व्यापारिक बैंक थे उनसे कंपटीशन करता, उनसे प्रतिस्पर्धा करता, उनसे प्रतियोगिता करता, ठीक है। अतः अन्य बैंकों का इंपीरियल बैंक में विश्वास नहीं था, जो और अन्य बैंक थे उनका इंपीरियल बैंक से उन पर विश्वास नहीं था। दूसरे, यदि इंपीरियल बैंक केंद्रीय बैंक बना दिया जाता तो उसे अपना व्यापारिक बैंकिंग का कार्य अनिवार्य रूप से त्यागना पड़ता, ठीक है। क्या करता भाई, वो एक व्यापारिक बैंक था, उसे क्या करना पड़ता, उसे अपना व्यापारिक बैंक का कार्य त्यागना पड़ता, ऑब्वियसली उसको नोटों के निर्गमन का कार्य मिल जाता, एक तरह से वो केंद्रीय बैंक का कार्य करता, तो उसे अपना बैंकिंग कार्य त्यागना पड़ता, क्योंकि कोई भी केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। परंतु इंपीरियल बैंक को इस कार्य से इतना अधिक लाभ हो रहा था कि वह किसी भी दशा में व्यापारिक बैंक कार्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है भाई। व्यापारिक बैंक जो इंपीरियल बैंक था वो ऑब्वियसली पहले से ही व्यापारिक बैंक था और उसे इस चीज से इतना ज्यादा फायदा हो रहा था कि वो किसी भी तरीके से किसी भी हालत में अपना कार्य नहीं छोड़ सकता था, और यदि वो इस कार्य को छोड़ता तो शायद सरकार
सोचती कि हम इसको इंपीरियल बैंक को आरबीआई में सेंट्रल बैंक में कन्वर्ट कर ले, बट उसने साफ इनकार किया। इन्हीं दो कारणों से इंपीरियल बैंक को केंद्रीय बैंक में परिवर्तित न करके रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरा आपसे है कि कब की गई। ओके, फिर है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। भाई देखो, भारतीय रिजर्व बैंक कार्य बहुत ज्यादा है। ठीक है, यदि ज्यादा मैं पढ़ाऊंगी तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो मैं आपको कल कराऊंगी। ओवरऑल यदि मैं बात करूँ ना, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पूरे टॉपिक के ऊपर केवल एक ही वीडियो बनेगी। ठीक है, यदि टॉपिक जल्दी कवर हो जाता है तो मैं और भी इसमें टॉपिक जोड़ सकती हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है और ये मुझे बहुत ही क्लियरली आपको बताना है। तो वीडियो ज्यादा लंबी होने के कारण मैं आपको परफेक्टली नहीं बता पाऊंगी। बस ओवरऑल ये छोटी सी समरी की सुन लो। केंद्रीय बैंक के जो कार्य हैं वो दो भागों में विभाजित है। केंद्रीय बैंक एक तो इसका काम है केंद्रीय बैंकिंग के रूप में करना, एक काम है इसका साधारण बैंकिंग के रूप में करना। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको कल बताती हूँ। तो हम अब कल मिलेंगे। ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।